फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रे की इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियों से कई इस्लामिक देश खासे नाराज नजर आ रहे हैं। मैक्रो का पैगंबर मोहम्मद के कार्टून बनाने वाले शिक्षक को समर्थन देने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति कई इस्लामिक देशों की आंख में किरकिरी बन गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया अब कई धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में इस पूरे मामले के क्या मायने होंगे, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक जी जुड़े हुए हैं। वैदिक जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी, बहुत धन्यवाद। जी सर, फ्रांस के विवादित कार्टून के बाद जो हिंसा का माहौल बना, क्या उसके बाद दुनिया जिस तरह से नजर आ रही है, खासतौर पर इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो एक गुट में नजर आ रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या एक राजनीतिक समीकरण पूरी दुनिया में बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसमें जो झगड़े का मूल कारण है ना, वो दोनों पक्षों में अतिवाद का होना है। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर फ्रांस के लोग और फ्रांस की सरकार जी किसी को भी दुखी करने, अपमानित करने या मजाक करने के लिए उद्यत है। तो कहते हैं ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और दूसरी तरफ जो मुसलमान लोग हैं, फ्रांस के भी सब नहीं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग, और दूसरे कुछ देशों के लोग जो कि अपने आप को इस्लाम का अनुयायी कहते हैं, उन लोगों का भी अतिवाद है। लेकिन तर्क फ्रांस के राष्ट्रपति भी दे रहे हैं। मैक्रो साहब का एक बयान है जिस पर बहुत विवाद अब हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक आतंकवादी हमला जो उनके देश में हुआ, और वो ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम संकट में है। मतलब अपने ऊपर हमला हुआ तो इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया, और वो ये भी कह रहे हैं इस्लाम संकट में है। क्या ये मायने निकाले जाए कि जिस तरह से इस्लामिक कंट्रीज है वो खिलाफ खड़ी हुई है फ्रांस के, इसलिए ये दो तरफा बात कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा भी है। तुर्की जिन देशों का इस वक्त विरोध कर रहा है वो फ्रांस के पक्ष में खड़े हैं। इसलिए तुर्की को फ्रांस के खिलाफ बोलना, यूरोपियन राष्ट्रों के खिलाफ बोलना बहुत जरूरी हो गया है। और देखिए, दोनों नाटो के सदस्य हैं, अमेरिकन गठबंधन के दोनों सदस्य हैं, लेकिन तुर्की में एर्दोगन की जो सरकार है वो बहुत ही ज्यादा मजहबी किस्म की है। उसका सारा दृष्टिकोण सांप्रदायिक है। यानी वो कमाल पाशा की तुर्की नहीं है। तुर्की अपने सेकुलरिज्म के लिए, अपनी धर्मनिरपेक्षता के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अरबों के टक्कर में अपनी अस्मिता के लिए जानी जाती थी। तो वो बात अब उलट गई है। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर, और आप देखिए कि मलेशिया ने तो गजब कर दिया। महाथिर मोहम्मद ने तो ये कहा कि लाखों फ्रांसीसियों की भी हत्या हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। ये बातें कोई ऐसी बात करने की है क्या? किसी देश के नेता से, उसके मुंह से ये बात शोभा देती है? लेकिन अभी भारत में भी देखिए अपने यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गए। बिल्कुल, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। जी, तुर्की का आपने जिक्र किया। तुर्की पिछले काफी समय से जो इस्लामिक कंट्रीज है उनका सरताज बनने का ख्वाब पाल रहा है। अजरबैजान का युद्ध हो, आर्मेनिया का युद्ध हो, उसमें तुर्की जिस तरह से आग में घी डालने का काम कर रहा है। अब जो ये नया मसला सामने आया फ्रांस में, ऐसे में क्या लगता है आपको कि तुर्की इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाहता है और जो तमाम इस्लामिक कंट्रीज है उनको उनकी लगाम अपने हाथों में रखना चाहता है? ये सही वक्त लगता है? बिल्कुल यही बात है कि तुर्की है या मलेशिया के महाथिर हैं या इमरान खान क्या पाकिस्तान का जिस तरह का मिजाज बन गया है, ये सब लोग मिलके सारे इस्लामी देशों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। लेकिन इस्लामी देशों के अंदर मैं कई ऐसे इस्लामी देशों में गया हूँ जहाँ भारत की तरह उदारता है। अब जैसे यूएई है, संयुक्त अरब अमारात, वहाँ के जो बड़े बड़े शेख हैं उन सब से मेरी दोस्ती है, और वो इतने कमाल के लोग हैं, मंदिरों के लिए ज़मीन दे रहे हैं। वहाँ पहले से मंदिर बने हुए 80-80 साल पुराने, जब से भारतीय वहाँ गए हैं, जाके रहने लगे हैं, मंदिर बने हुए हैं, और वो शेख लोग खुद मंदिर में जाते हैं। तो भाई ऐसी उदारता होनी चाहिए, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म के बारे में जो कहा है ना कि परहित सरस नहीं धर्म भाई, और पर दुख घोर अधमाई, दूसरे को दुख देना, पर दुख देना सबसे बड़ी अधमता है।
तो धर्म वही है जिसमें दूसरों को हम सुख दें। एक फ्रांस बायकॉट भी पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, फ्रांस के प्रोडक्ट्स का विरोध किया जा रहा है। जी 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 क्या जी। लगता है बायकॉट के बहाने दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है माध्यम से? बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम ठीक, आपकी समझ है इस मामले में कि फ्रांस पे ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि फ्रांसीसी सामान का हम बायकॉट करें, सब लोग बायकॉट करें। भारत के रवैये से भी ये लोग नाराज़ी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए, भारत की अपनी परेशानी है। हमारे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जो वहाँ गए हुए हैं, वो फ्रांस भी गए हैं, जर्मनी जाएंगे, वो ब्रिटेन जाएंगे। इन तीनों देशों के लोग पूछे कि भाई, जी एक अध्यापक की एक लड़का चाकू मार के हत्या कर देता है और आप चुप क्यों बैठे हैं? इसलिए पहले से बोल दिया उन्होंने कि मैक्रोन जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे हित, भारत के राष्ट्र हित गहरे में जुड़े हुए हैं और हम एक लोकतांत्रिक देश है, ये भी लोकतांत्रिक देश है। ये वहाँ तानाशाही और सांप्रदायिकता हमारे यहाँ नहीं है जैसे जी इनके यहाँ है, इस्लामी जी। देशों के यहाँ है। इसलिए हमारी सरकार का जो रवैया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा हमेशा ये कहना है कि ये बात हमको दोनों लोगों को कहना चाहिए जो इस समय एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। एक बिल्कुल गैर मुद्दा है, अमुद्दा, नॉन इशू, जिसको इशू बना रखा है। फ्रांस हाँ की हाँ जनता अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी है और जिस तरह से मैक्रो लगातार बयान दे रहे हैं, उसके बाद जो दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क है, खासतौर पर हिंदुस्तान, चीन, रूस, बड़ी आबादी वाले, बड़े बजट वाले जो देश हैं, उन पर सबकी नजरें टिकी है। ऐसे में आपको लगता है कि अब जो मामला है वो इस्लामी राष्ट्र वर्सेस ऑल का बनता जा रहा है धीरे धीरे? नहीं नहीं, ऐसा बनेगा नहीं। इसमें सब अपने अपने अपनी गुड्डी सब गर्म करेंगे, अपनी गोटी सब गर्म करेंगे। अब देखिए, चीन जो है ना, चीन कुछ बोल ही नहीं रहा है। बिल्कुल शांत है तीन वो। 3 दिन हो गए, चीन की आवाज बोलती बंद है बिल्कुल। क्यों बंद है भाई? क्योंकि चीन पटा रहा है, ईरान को पटा रहा है। ईरान को अभी कई बिलियन डॉलर उसने दिए हैं। पाकिस्तान को पटा रहा है, मालदीव को पटा रहा है, बहरीन को पटा रहा है, वो यूएई को पटा रहा है। इन सब देशों के अंदर चीन अपनी चक्री घुमा रहा है, इसलिए चीन कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसमें मामला सत्य और असत्य का नहीं है, मामला शुभ और अशुभ का नहीं है, गलत और सही का मामला नहीं है। ये मामला अपने नेशनल इंटरेस्ट का है। जी सारे देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन जी मेरे जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई दोनों को संयम बरतना चाहिए, ये बात कोई नहीं कह रहा है, भारत को कहना चाहिए। हम मानो फ्रांस हमारा दोस्त है, मैक्रोन से हम मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मैक्रोन को हम समझाएं। फ्रांस की जनता से हम बहुत प्रेम करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने जो आदर्श हमको दिए थे आज से 200 साल पहले, करीब पौने 200 साल पहले, वो आदर्श हमको स्वीकार्य हैं। लेकिन हम उनको समझाएं कि भाई अतिवाद छोड़िए। मलेशिया के पूर्व पीएम जिनका आपने जिक्र अभी शुरू में भी किया बातचीत के दौरान, महातिर मोहम्मद के बयान थोड़े से बिल्कुल बड़बोलेपन पे हैं। वो जिस तरह से खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं और वो अपने देश की संस्कृति में जो विकृतियां पैदा हुई है उसके लिए यूरोपियन कंट्री को जिम्मेदार मानते हैं, चाहे वो पहनावे की बात हो, खान पान की, कल्चर की। आखिर इसके पीछे क्या इनकी मंशा हो सकती है? क्योंकि मलेशिया अब कई मुद्दों पर सामने आने लगा है, चाहे भारत के अंदरूनी मसले हों या किसी दूसरे मुल्क के मसले हों। उसमें देखिए दिक्कत क्या है कि ये भारत से कई राष्ट्रों को बहुत जलन होने लगी है। जी भारत आगे बढ़ रहा है और भारत में अगर हमारे नेतृत्व में दूरदृष्टि हो तो भारत में इतने संसाधन हैं कि उनका ठीक ढंग से शोषण हो, उनका उपयोग हो, तो भारत अगले 10 साल में दुनिया की नंबर 1 महाशक्ति बन सकता है। और भयंकर महाशक्ति नहीं बनेगा, प्रियंकर महाशक्ति बनेगा, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला नहीं बनेगा। इस बात से सब डरे हुए हैं। और ये छोटे छोटे देश, मलेशिया है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इनकी हैसियत क्या है भारत के सामने? ये लोग किस मामले में आगे हैं? अर्थव्यवस्था में आगे हैं, फौज में आगे हैं, किस बात में आगे हैं? गुणवत्ता में आगे हैं, सभ्यता संस्कृति में आगे। इन सबको ईर्ष्या द्वेष है। इसलिए ये सब मिलके ऐसे अवसर की तलाश में रहते हैं कि जहां भारत को दरी के नीचे खिसका सकें, भारत को कोने में धक्का दे सकें। लेकिन भारत में मजबूत सरकार है, भारत के लोग सरकार से भी ज्यादा मजबूत हैं। वो अपने संयम का परिचय दे रहे हैं। मुझे अपने भारत के मुसलमानों पे गर्व है कि वो इस पर कोई ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, इस फ्रांस वाले मुद्दे पर,
कि जो बहुत उत्तेजक हो। ये ठीक है, वो मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद के पैगंबर के कार्टून न दिखाए जाएं, मांग में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं कह रहे हैं जो महाथिर मोहम्मद कह रहे हैं कि हजारों फ्रांसीसियों को, लाखों फ्रांसीसियों को कत्ल कर दें। ऐसी बात हमारे मुसलमान नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, इन मुसलमानों में हमारा संस्कार है, भारत का संस्कार है, भारतीय संस्कृति उनके रगों में बहती है, इसलिए उनमें उदारता है। मुसलमान है, भारत के इक्को दुक्का केस को छोड़ दे तो पढ़े लिखे और समझते हैं भारत की जरूरतें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चल क्या रहा है, इसे कैसे हैंडल करना है। एक सर आखिरी सवाल, क्या भारत के लिए आने वाला समय आप कैसे देखते हैं अगर ये मसला आगे बढ़ता है और जिस तरह से गुटों में बढ़ते हुए देश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे चल के भारत को भी कहीं ना कहीं स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अभी भारत फ्रांस के मामले में आतंकवाद के मुद्दे पर उनके साथ है, लेकिन भारत की कुछ जरूरतें गल्फ कंट्रीज से भी जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर, आपकी पैनी पकड़ है, अच्छी पकड़ है। मेरा कहना यह है, जो मैंने शुरू में कहा था कि भारत को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, और भारत का ये मध्यम मार्ग की प्रतिक्रिया इस्लामी देशों के भी अनुकूल होगी और पश्चिमी देशों के भी अनुकूल होगी, और भारत को इसमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का तो नैतिक अधिकार है। भारत सांस्कृतिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से इन सब देशों को ये सलाह देने के योग्य है कि भाई आप लोग संयम रखो। सारे दुनिया के मुसलमानों को भी संयम रखना चाहिए और इन यूरोपीय देशों को भी संयम रखना चाहिए। भारत की बात को मानेंगे ये मुल्क, आपको लगता है ऐसा? मान सकते हैं, भारत अगर अपना एक नैतिक बल दिखाए तो, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये भी है, एक दूसरी नीति होती है कि रावणाय स्वस्ति रामाय स्वस्ति, कि वहाँ यूरोप में गए तो यूरोप वालों की बात कह दी, मुस्लिम देशों में गए तो मुस्लिम देशों की बात कर दी, दोनों तरफ खुशामद कर रहे हैं। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूँ। दोनों तरफ जाकर अतिवाद का समर्थन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ जाके हमको मध्यम मार्ग रखना चाहिए, और भारत अपनी इस नीति के कारण सारे विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा और विश्व शांति का सचमुच संवाहक बनेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत की और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो किस तरह से इस फ्रांसीसी मामले के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अपना पक्ष भी रखा। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।